नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने शुरुआत की थी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था प्रवास। ठीक है, कल के वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि प्रवास क्या होता है। इसके साथ हमने सर्कुलेशन, कम्यूटिंग, ट्रांसह्यूमेंस के बारे में जाना था और साथ साथ जाना था कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक या कारण कौन कौन से हैं, जिसमें दो कारक थे। एक था आपका अपकर्ष यानी पुल फैक्टर, दूसरा था प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर। इसके बारे में ही हमने देखा था। साथ ही साथ हमने और कारकों को भी देखा था कि प्राकृतिक कारक, जिसके अंतर्गत अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपजाऊ मृदा, धरातल की बनावट। इसके अलावा आर्थिक कारक थे, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारकों के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे कि इतने सारे फैक्टर होते हैं जो एक जनसंख्या को किसी स्थान पर आकर के बसने के लिए विवश कर देते हैं या किसी स्थान को छोड़कर जाने के लिए विवश कर देते हैं। ठीक है, जो आने के लिए विवश करते हैं उन्हें पुल फैक्टर कहते हैं और जो जाने के लिए विवश करते हैं उन्हें पुश फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रवास से संबंधित टॉपिक के पार्ट 2 वीडियो का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रवास का वर्गीकरण। दोस्तों, प्रवास का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है जो निम्न इस प्रकार है, यानी कि प्रवास के वर्गीकरण के कई सारे आधार होते हैं। ठीक है, तो पहला कारण है आपके प्रवास का वर्गीकृत करने का, वो है कारण के आधार पर या हम इसे उद्देश्य के आधार पर भी कहते हैं। ठीक है, तो कारण के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं। आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण हो सकता है और राजनीतिक कारण हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक स्थान आपका A है, एक आपका B है। ठीक है, तो A स्थान को छोड़कर B स्थान पर जाकर के अगर जनसंख्या कोई रहती है तो उसका आर्थिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोजगार की सुविधा हो अच्छी तो भी लोग जाकर के बसेंगे B पॉइंट पर। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण का मतलब है कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, संचार आदि की सुविधा है तब भी लोग जाकर के रहेंगे। सांस्कृतिक कारकों में जैसे कि धर्म, भाषा, जाति, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा अगर एक जैसा है, यानी कि ए स्थान पर रहने वाले लोगों को वही संस्कृति मिलती है जो बी स्थान पर है, तो जाहिर सी बात है लोग एक स्थान को छोड़ कर के बी स्थान पर भी चले जाएंगे। इसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि ए स्थान पर अगर युद्ध हो जाए तो लोग ए स्थान को छोड़ करके बी स्थान पर जा कर के रहने लगेंगे। ठीक है, तो इन कारणों से लोग प्रवास करते हैं, यानी कि होता है प्रवास। दूसरा है आपका दूरी के आधार पर, लंबी दूरी और लघु दूरी। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति ए स्थान को छोड़कर बी स्थान पर जाता है और इनके बीच की दूरी बहुत लंबी है, यानी कि 200 किलोमीटर भी हो सकती है और 2000 किलोमीटर भी हो सकती है। ठीक है, तो उसे लंबी दूरी का प्रवास कहते हैं। लघु दूरी का प्रवास का मतलब है कि एक स्थान A है, दूसरा स्थान B है और इन दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर हो या 40 किलोमीटर हो। ठीक है, तो अगर A स्थान के लोग B स्थान पर जा कर के रहेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, लघु दूरी का प्रवास कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों समय के आधार पर प्रवास। ठीक है, समय के आधार पर प्रवास 3 प्रकार का है, स्थायी, अस्थायी, मौसमी। अस्थायी का मतलब है कि ए स्थान के लोग बी स्थान पर जाकर हमेशा के लिए जब रहने लगते हैं, यानी कि ए स्थान को छोड़ा उन्होंने अपने पूर्व निवासी स्थान को और बी स्थान पर वो जाकर के हमेशा के लिए बस गए, तो वो क्या होता है, आपका स्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 4 महीने हम ए स्थान पर रहे और
इसके बाद 4 महीने हम बी स्थान पर जा कर के रहे और 4 महीने हम सी स्थान पर जा कर के रहे। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है उसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी प्रवास कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मौसमी प्रवास का मतलब ये होता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका पठारी क्षेत्र है और ये आपका मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। तो मौसमी प्रवास का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 2 हम सीजन ले लेते हैं, एक कोल्ड यानी कि ठंड, एक हॉट यानी कि गर्म। तो जो मौसमी प्रवास करते हैं वो दोस्तों बेसिकली पशुचारण करते हैं, यानी कि पशुओं को चराने के लिए लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं वो मौसमी प्रवास करते हैं। ठीक है। मान लीजिए जब गर्मी पड़ती है तो ये लोग पर्वतीय क्षेत्रों पर चले जाते हैं। ठीक है। और जब ठंड पड़ती है तो वो लोग मैदानी भागों पर चले जाते हैं। तो देख पा रहे हैं आप कि इनमें मौसमी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ठंड आई तो वो लोग मैदानों पे आ जाते हैं और गर्मी आई तो ये लोग पर्वतों पर चले जाते हैं। ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गर्मियों में पर्वतीय भागों पर इन्हें घास उपलब्ध हो जाती है जो पशुओं के चराने के काम आती है, जबकि सर्दियों में इन्हें मैदानों पर यही घास उपलब्ध हो जाती है तो ये लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका मौसमी प्रवास होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है आपका दिशा के आधार पर। ठीक है। दिशा के आधार पर आपका 2 प्रकार का होता है, उत्प्रवास और आप्रवास। ठीक है। उत्प्रवास को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं ई माइग्रेशन और आप्रवास को कहते हैं ई माइग्रेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, दोनों में आपको याद रखना है। एक में ई है, एक में आई है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। ठीक है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को भेजना। ठीक है। और आई का मतलब होता है इंपोर्ट करना, यानी कि आयात करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को मंगाना। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2 स्थान है आपके पास, ए है और बी है। अब लोग ए स्थान को छोड़कर अगर बी स्थान पर जाकर के रहते हैं तो चूँकि ए स्थान से वो गए हैं तो ये एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि ये क्या है, ई माइग्रेशन यानी कि उत्प्रवास है। ठीक है। और जहाँ पर जा कर के वो रहे हैं यहाँ के लिए इंपोर्ट है, यानी कि आई है, यानी कि ई माइग्रेशन है, तो इसके कहेंगे हम आप्रवास। ठीक है। तो ये 2 प्रकार का प्रवास होता है आपका इस दिशा के आधार पर। अगर हम निवास स्थान के आधार पर बात करें तो भी आपका बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका बाह्य एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक होता है आपका आंतरिक। ठीक है। मान लीजिए कि एक आपका ये एक देश है, ये भारत है। ठीक है। दूसरा देश आपका अमेरिका है, इसे हम ए कहते हैं, इसे हम भारत यानी बी कहते हैं। तो अगर अब भारत के लोग अमेरिका में जा कर के रहने लगते हैं तो ये आपका क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय और बाह्य प्रवास है। ठीक है। लेकिन जब भारत के लोग भारत के ही अलग अलग स्थानों में जा कर के निवास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवास कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि भारत में ही लोग प्रवास कर रहे हैं एक स्थान से दो स्थानों की ओर। ठीक है। एक हम ले लेते हैं गांव, एक ले लेते हैं हम नगर। ठीक है। यानी कि हम 2 गांव ले लेते हैं और 2 नगर ले लेते हैं। ठीक है। तो जो आंतरिक प्रवास होगा वो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक देश में गांव और नगर ही होते हैं, अधिवास 2 प्रकार की होते हैं। तो जो आंतरिक प्रवास होता है वो गांव से गांव की ओर, यानी कि ए गांव के लोग बी गांव में जा कर के रहने लगे। ठीक है। तो वो गांव से गांव का प्रवास होता है। नगर से नगर का प्रवास, यानी कि दिल्ली के लोग मुंबई में जा कर के रहने लगे या मुंबई के आकर के दिल्ली में रहने लगे, तो नगर से नगर का प्रवास होगा। इसके अलावा गांव से नगर का प्रवास, मान लीजिए अब बी गांव के लोग मुंबई जा कर के रहने लगे तो ये आपका गांव से नगर की ओर प्रवास है। और नगर से गांव की ओर प्रवास, यानी कि अगर दिल्ली के लोग ए गांव में जा कर के रहने लगे तो ये क्या है, आपका नगर से गांव की ओर प्रवास है। ठीक है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो गांव से गांव का प्रवास होता है वो भारत के
यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं की जब शादी होती है तो शादी के बाद वह एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के रहने लगती हैं। ठीक है, तो गांव से गांव का प्रवास ज़्यादा होता है। और नगर से नगर का प्रवास दोस्तों ये विकसित देशों में ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि विकसित देशों के लोग ज़्यादातर नगरों में ही रहते हैं, तो एक नगर को छोड़ करके वो दूसरे नगर में जा कर के रहने लगते हैं। ठीक है, तो ये था आपका निवास स्थान के आधार पर। इसके बाद है आपका क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, इसमें आपका है अंतर महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, और इसके अलावा है आपका अंतर्जातीय और स्थानीय प्रवास। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका द्वीप है। ठीक है, तो अंतर महाद्वीप का मतलब होता है कि जब लोग एक ही महाद्वीप के अंदर प्रवास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया में आपका भारत देश भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, चाइना भी है। तो अब अगर भारत के लोग चाइना में जाकर के रहने लगेंगे तो ये अंतर महाद्वीपीय प्रवास होगा, क्योंकि एक ही महाद्वीप के अंदर ही वो प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये अंतर महाद्वीपीय प्रवास है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दोस्तों अभी आपको बताया था कि अगर भारत के लोग अमेरिका में जाकर के रहने लगते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होगा। इसके अलावा अंतर्जातीय प्रवास क्या होता है? अंतर्जातीय प्रवास का मतलब होता है दोस्तों कि दो जातियां हैं, मान लीजिए एक आपकी है, अंतर्जातीय का मतलब दोस्तों दो जातियां हैं, मान लीजिए कोई भी जाति, मान लीजिए एक ए जाति है, एक बी जाति है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे अंतर्जातीय ना होकर अंतर्राज्यीय होगा, अंतर्राज्यीय। ठीक है, यानी कि राज्यों के मध्य होने वाला प्रवास। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए भारत देश है अगर आपका, इसमें ये आपका यूपी है, ये आपका एमपी है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो मान लीजिए यूपी के लोग अगर एमपी में जाकर के रहने लगें, या यूपी के लोग आंध्र प्रदेश में जाकर के रहने लगें, या यूपी के लोग तमिलनाडु में जाकर के रहने लगें, तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास होगा। यानी कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जब जाकर के रहते हैं तो उसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप सुधार सकते हैं, अंतर्राज्यीय। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों है एक है आपका स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास को हम समझ सकते हैं कि गांव से गांव का प्रवास। ठीक है, मान लीजिए ए गांव के लोग बी गांव में जाकर के रहते हैं तो ये आपका स्थानीय प्रवास होता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी हो सकता है कि 3 किलोमीटर से भी कम हो। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्थानीय प्रवास ही होता है। इस चार्ट में भी दोस्तों प्रवास को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे क्षेत्र के आधार पर अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास, स्थानीय प्रवास। समय के आधार पर दैनिक प्रवास, यानी कि लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर दिन भर के लिए बाहर जा कर के काम करते हैं और वापस आ जाते हैं वो शाम को, तो वो दैनिक प्रवास होगा। अल्पकालिक प्रवास, दीर्घकालिक प्रवास, ठीक है, ऋतु प्रवास। इसके अलावा दूरी के आधार पर है लघु प्रवास, यानी छोटी दूरी पर जाना, लंबी दूरी पर यानी कि लंबा प्रवास करना। उद्देश्य के आधार पर आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है और राजनीतिक प्रवास भी आपका हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था आपका प्रवास का वर्गीकरण। अब हम देख लेते हैं कि अगर एक स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर रहते हैं जा कर के, तो इसका प्रभाव क्या होता है, यानी कि परिणाम क्या होता है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए स्थान है और यहाँ पर 100 लोग रहते हैं, एक बी स्थान है जहाँ पर 100 लोग रहते हैं।
अब ए स्थान से लोग अगर बी स्थान पर जाएंगे, मान लीजिए 50 लोग जाते हैं, तो 100 में से 50 अगर कम हो जाएंगे तो यहाँ पर 50 बचेंगे और यहाँ पर 50 लोग तो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जनसंख्या बी स्थान पर ज़्यादा हो गई और ए स्थान पर कम हो गई। तो इस प्रकार के प्रवास का क्या प्रभाव या परिणाम हो सकता है उसे हम देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रवास करता है तो वह अपने उद्गम तथा गंतव्य दोनों स्थानों को प्रभावित करता है, जो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है, जनांकिकीय प्रभाव भी हो सकता है, सामाजिक प्रभाव भी हो सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकता है और राजनीतिक प्रभाव भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। तो जब लोग एक स्थान पर जाकर के दूसरे स्थान पर रहते हैं तो सबसे पहले तो भूमि पर जनसंख्या के दबाव में कमी आती है। ठीक है, हमने अभी बताया कि एक ए स्थान है, एक आपका बी स्थान है। तो ए स्थान से अगर लोग बी स्थान पर जा रहे हैं तो ए स्थान पर तो क्या हो रहा है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम सकारात्मक पहलू देख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि एक नकारात्मक पहलू भी होगा और वो किस स्थान पर होगा, बी, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो गांव से नगर की ओर होने वाले प्रवास से ग्रामीण जनसंख्या में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन नहीं हो पाता है। इससे गांव में श्रमिकों की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन बना रहता है तथा इसके फलस्वरूप ग्रामीण बेरोजगारी में कमी भी होती है। ठीक है, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू देखेंगे दोस्तों, तो जब गांव से नगर में लोग जाएंगे तो नगरों में जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी नगरों में। ठीक है, इसके बाद है उत्पादन में वृद्धि। प्रवास के फलस्वरूप ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ती है। ग्रामीण समुदाय में कृषकों को अपनी भूमि पर सघन कृषि करने का अवसर मिलता है तथा नगरों में श्रमिकों की आपूर्ति भी बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। इसका तात्पर्य है कि प्रवास के द्वारा छोड़े जाने वाले स्थान तथा प्रवास से प्रभावित होने वाले स्थान दोनों को ही लाभ होता है। इसके बाद है व्यक्तिगत कुशलता में वृद्धि, इसको भी देख लेते हैं। प्रवास के कारण ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में होने वाले परिवर्तन से उन लोगों की योग्यता और कुशलता बढ़ने लगती है जो गांव में ही अपने परंपरागत व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रवास उन्हीं ग्रामीणों द्वारा किया जाता है जो साधारणतः बेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगार होते हैं। जाहिर सी बात है कि लोग गांव से शहरों की ओर तभी जाते हैं जब उनके पास कोई रोजगार नहीं होता। तो स्वाभाविक है कि इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाने से परिवार के बचे हुए लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक परिवार है, उसमें 7 लोग रहते हैं, लेकिन 3 लोग ही कमाते हैं और 4 बेरोजगार हैं। अब ये चारों लोग जब कहीं दूसरी जगह पर जाएंगे रोजगार की तलाश में, तो उससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति में उनकी सुधार होगा, क्योंकि यहाँ तो अभी क्या थे, वो बैठे बैठे खा रहे थे, लेकिन अब वो कमाने चले गए हैं। इसके बाद है पारस्परिक सद्भाव में वृद्धि। किसी समाज में प्रवास बढ़ने से विभिन्न जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने का अधिक अवसर मिलता है। ऐसे लोग एक दूसरे के क्षेत्र के रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने लगते हैं। यह दशा उनमें पारस्परिक सद्भाव और सहनशीलता को बढ़ाती है। विभिन्न समूहों के बीच भावनात्मक एकता को बढ़ाने में भी प्रवास की एक उपयोगी भूमिका होती है। मान लीजिए कि एक ए स्थान है, एक आपका बी स्थान है। अब ए स्थान की संस्कृति अलग है, यानी कि यहाँ पर ए स्थान पर जो
अलग प्रकार का खान पान, धर्म, रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन ये सब अलग है और बी स्थान पर भी अलग है। तो जब अब ए स्थान के लोग बी स्थान पर जाएंगे तो इनकी संस्कृति अलग है और इनकी संस्कृति अलग है। तो क्या होगा, जब ये बी स्थान पर जाएंगे तो ये अपनी संस्कृति के साथ साथ बी स्थान की संस्कृति को भी जान पाएंगे, ठीक है। और बी स्थान के लोग भी अपनी संस्कृति के साथ साथ ए स्थान की संस्कृति को भी जान पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भावनात्मक एकता उनमें, सहनशीलता और सद्भाव में वृद्धि होगी। इसके बाद है आर्थिक नियोजन को प्रोत्साहन। दोस्तों, जब ग्रामीण समुदाय में प्रवास असंतुलित रूप से होने लगता है तो वहाँ आर्थिक विकास के उन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलने लगता है जिनके द्वारा ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हो सके। जन ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि कृषि उपज के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। वहाँ सरकार द्वारा अनेक उद्योग इसलिए स्थापित किए जाते हैं जिससे ग्रामीण प्रवास को रोका जा सके, ठीक है। इससे एक बड़े ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास होने लगता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ए स्थान पर मान लीजिए कि कृषि भूमि का अभाव है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पर उद्योगों को लगाएगी। जब उद्योगों को लगाएगी तो लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, तो वो ए स्थान को छोड़ करके क्यों जाएंगे, तो जाहिर सी बात उनका आर्थिक विकास होगा। इसके साथ साथ दोस्तों प्रवास के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। पहला है पारिवारिक विघटन। ग्रामीण समुदाय से जब कुछ पुरुष दूसरे स्थानों पर जाकर बसते हैं तो साधारणतः वे अपने परिवार को गांव में ही छोड़ जाते हैं। इस दशा में परिवार की महिलाओं और बच्चों को अनेक ऐसे कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करनी होती है या कमानी होती है जिसमें वे कुशल नहीं होते। प्रवास करने वाले ग्रामीण भी नगर में व्यवहार के नए ढंगों से जल्दी ही अनुकूलन नहीं कर पाते। इसके फलस्वरूप ग्रामीण परिवारों में विघटन की दशा पैदा होने लगती है। यानी कि जो पुरुष गांव में अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, वे लोग शहरों में भी अपना अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर भी उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों गंदी बस्तियों में वृद्धि। प्रवास के फलस्वरूप नगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगता है, लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आवास की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। प्रवास करने वाले ग्रामीणों की आय भी बहुत कम होने के कारण वे नगर के बाहर किसी गंदे स्थान पर झुग्गी झोपड़ी में रहना आरंभ कर देते हैं। इसी के फलस्वरूप औद्योगिक नगरों में गंदी बस्तियों में होने वाली वृद्धि एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक गांव है आपका ए और एक शहर है आपका बी। अब लोग गांव से अगर शहरों में जाएंगे, लगातार जा रहे हैं तो बी स्थान पर इतने आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है कि इन सबको आवास मिल सके। तो ये लोग क्या करते हैं, शहरों के बाहर जो झुग्गी झोपड़ी होती है, गंदी बस्ती होती है, उन्हीं में जाकर के इन्हें रहना पड़ता है। तो इससे शहरों के किनारे किनारे गंदी बस्तियों का विकास होता है। इसके अलावा नगरीय बेरोजगारी में भी वृद्धि। नगर में अधिक जनसंख्या के कारण पहले से ही बेरोजगारी की समस्या होती है। अब गांव से नगर की ओर होने वाले प्रवास के फलस्वरूप इस बेरोजगारी में और अधिक वृद्धि होने लगती है। यह दशा प्रवासियों के आर्थिक शोषण में भी वृद्धि करती है। अब आर्थिक शोषण कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब ये लोग शहरों में जाते हैं काम की तलाश में, तो इन्हें अगर 500 रुपये मिलने चाहिए थे तो वहाँ पर इन्हें कितने मिलते हैं, 200 रुपये ही मिलते हैं, जिससे इनका क्या होता है, आर्थिक शोषण होता है। अब दोस्तों प्रवास से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं कि जैसे कि रेवेंस्टीन के प्रवास से संबंधित सिद्धांत, यानी कि विश्व में प्रवास से संबंधित सबसे पहले जो नियम बताए थे वो
बताए थे? रेवेंस्टीन महोदय ने 1885 में बताए थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रवास से संबंधित एक मॉडल था गुरुत्व मॉडल, जिसे दिया था रायली महोदय ने। इसके अलावा न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जिफ महोदय ने दिया था। इसके अलावा प्रवास से संबंधित एक मॉडल है, वो ली महोदय ने भी दिया था। गतिशीलता संक्रमण मॉडल जो प्रवास से संबंधित है, उसे जेलेंस्की ने दिया था। और प्रवास से संबंधित अंतरालेयी अवसर मॉडल ये स्टोफर महोदय ने दिया था। ठीक है, तो इन सिद्धांतों के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, केवल आप यहाँ पे जानिए कि प्रवास से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों यही तक। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का जो PDF होगा वो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।